अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट छोटे से सेशन में मैंने आपको थोड़ी सी गाइडलाइंस दी हैं कि आप तैयारी को किस तरह लेके चलना है। तो होप सो अगर आपने मेरी बातों को माइंड नहीं किया और मेरी बातों को सीरियस लिया है तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। तो नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे बॉइलिंग। तो लास्ट लेक्चर में अभी तक हम थर्मोडायनामिक्स को स्टडी कर रहे थे और मैं बात जो आपको बता रहा था वो ये थी कि पहले मेरा ये दिल था कि 11 चैप्टर जो हमने कर दिए हैं उसका मॉक टेस्ट ले लें ताकि आपके जो 11 चैप्टर्स है वो रिवाइज हो जाएं। फिर मैंने ये सोचा कि जब हमारी आरएलएस फिजिक्स हो जाएगी तो हमारा 60-70% पोर्शन जो है ना पेपर का वो क्लियर हो चुका होगा। तो वो फिर आपको मैंने एक्स वाई जी सारा कुछ बताया कि किस तरह हुआ है। तो इसलिए फिर मैंने ये सोचा कि आपका ना इसके बाद आपका टेस्ट सेशन रख दूंगा 1 से 2 मंथ तक। तो उस पे टेस्ट सेशन में आपकी एफएससी और जो बीएससी है वो रिवाइज हो जाएगी। तो जब हम फिर एमएससी की तरफ जाएंगे तो ये सब दोनों पोर्शंस आपके रिवाइज हो चुके होंगे। और फिर आपने 2 महीने का जो टेस्ट सेशन है और वो आप उसमें से गुजरे होंगे। तो फिर ज़ाहिर है कि जब आप टेस्ट की तैयारी करती हैं तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो फिर जब आप एमएससी की तरफ जाएंगे तो आप जो है ना ज़्यादा एडवांटेज पे होंगे, ज़्यादा फायदे पे जाएंगे। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो ये तरीके ठीक है कि आप एक दफ़ा आपको भी यही होगा कि अब हम ना सिर्फ टेस्ट सेशन में हमने रहना है। 2 मंथ आपको दिए जाएँगे, तो आपको भी पता होगा कि अब हमारे सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ही होने हैं। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो फिर इसमें सीरियस भी हो जाएँगे। अभी क्योंकि ये होता है ना कि एक हम मॉक टेस्ट ले भी लें, तो उसके बाद वो आपकी ना एक्साइटमेंट आपकी नहीं होगी। क्योंकि हमने ये कहना है फिर हमने वही दोबारा चैप्टर की तरफ हमने तो वो रिटर्न हो जाना, वापस आ जाना है। तो इससे बेहतर ये है कि जब आपको पता हो कि 2 मंथ आपके सिर्फ और सिर्फ टेस्ट होनी है और ये टेस्ट आपने बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करनी है, तो उसका फिर लेवल और होता है। तो फिर मैंने कहा कि चलो इस तरह हम कर लेंगे। वीकली क्विज़ेज़ जो आपका चैप्टर वाइज़ क्विज़ है वो अब चल रही हैं, वो चलते रहेंगे। जो आपकी फिर दूसरी जो है ना टेस्ट सेशन है, वो एनालिस्ट फिज़िक्स की अब हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर आपका 2 मंथ का टेस्ट सेशन होगा और उसके बाद फिर हम एमएससी लेवल की तरफ गामज़न हो जाएँगे। तो आज हम पढ़ेंगे बॉइलिंग। तो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इवेपोरेशन क्या होती है, तो वो आप लेक्चर देख लीजिएगा कि और ये डिफरेंस इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। और एक और बात आप याद रखिएगा कि जब हमारा एमएससी पोर्शन हो जाएगा फिर आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाएगी। तो ये एक सिलसिला है जो इस सिलसिले को हम वो खत्म नहीं करेंगे। पूरा जो कंप्लीट पैकेज है वो हम एक साथ लेकर हम इसको चलेंगे। तो जब हम इंटरव्यू की तरफ जाएँगे तो उसमें आपकी बहुत अच्छी तरह प्रिपरेशन हो जाएगी। हमारा कुछ जो है ना न्यूक्लियर और क्वांटम यानी कि बहुत सारे ये जो पोर्शन है ना वो एयरलेस फिजिक्स में हम पढ़ लेंगे। तो ये जिसको आप जिस तरह क्लासिकल फिजिक्स होगी, ईएमटी, अब जो आपने पढ़ा है ना हमारा मैकेनिक्स के पोर्शन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, तो ये सारा कुछ क्लासिकल फिजिक्स में आ जाता है। तो इससे जब हम आगे आगे चलते जाएंगे तो ये जो सारे एमएससी लेवल के जो कोर्सेज है ना उसकी आप वो बेसिक जो है ना वो यहाँ पर आप पढ़ते चले जाएंगे। वही आपको बता रहा था कि एफएससी, बीएससी और कुछ एमएससी का जो पोर्शन है ना वो एरर फिजिक्स से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जो रह जाएगा वो फिर हम एमएससी लेवल पे कर लेंगे ना, ठीक है? क्योंकि जब हमारे एलएस फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे हो चुके होंगे। अब ज़ाहिर है कि जो फॉलो करेगा उसी के कंसेप्ट अच्छे होनी है। तो जब आपके कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे फिर आप किसी भी लेवल पे चले जाएं फिर आपको मसला नहीं होगा, ठीक है? तो बॉइलिंग क्या होता है? जैसे इवेपोरेशन के लिए आपको हीट नहीं देनी पड़ती लेकिन बॉइलिंग के लिए आपको हीट देना पड़ती है। एज द टेम्परेचर ऑफ द सर एक लिक्विड क्वेश्चन इज सर एक क्वेश्चन की समझ नहीं आई कि जो ये जो सरफेस ऑफ द वाटर होती है, मतलब सर्दियों में इसकी ना ऊपर बर्फ जम जाती है। तो उसमें लिखा हुआ है कि इसकी जो वजह है वो ये है कि पानी का जो ये है ना एनॉमलस बिहेवियर वो है। तो उसकी समझ नहीं आई कि कैसे है, एनॉमलस बिहेवियर की वजह से कैसे बर्फ जमती है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? पेज नंबर बता दीजिए।
सर इसी एररलेस बुक में लिखा हुआ था कि जो पानी की सरफेस पे जो बर्फ जमती है वो उसकी रीजन जो है वो एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर है। तो देखिए ये कैसे ये है ना कनेक्शन बनता है? कि जब आप 0 से 4 तक हीट अप करती हैं तो जो आपकी जो लिक्विड है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, हालांकि उसको एक्सपेंड होना चाहिए। और जब आप 4 से 0 पर आती हैं तो फिर उसको क्या करना चाहिए, फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन वो एक्सपेंड करना शुरू कर देती है। तब जब आप 4 से 0 पर आती हैं तो तब आप क्या करती हैं, वो एक्सपेंशन होती है। तो जब एक्सपेंशन होती है तो वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाता है। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो फिर जो है ना उसकी डेंसिटी वो कम हो जाती है। तो जब डेंसिटी उसकी कम हो जाती है तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो आइस है वो जो बन गई है तो वो इंसुलेटर होती है। तो वो इंसुलेटर का मतलब आप जानते हैं कि वो जो हीट है ना उसको कंडक्ट नहीं करती, कि अपने अंदर से पास नहीं होने देती। तो चूंकि उसकी डेंसिटी वो कम है तो वो क्या करेगी, पानी के ऊपर फ्लोट करेगी। क्योंकि जो लिक्विड है, जो पानी है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि उसका वॉल्यूम कम है। और जो आइस है वो हमेशा सरफेस पे ही जाके वो चले जाएगी। क्योंकि वहां पर उसकी जो डेंसिटी है वो कम है, इसलिए वो उसके वो हमेशा सरफेस पे ही आपको मिलेगी। तो फिर वो क्या करते हैं, इस सरफेस पर वो एक लेयर आपको बर्फ की मिलती चली जाएगी। और वो फिर बर्फ क्या करती है, अब ज़ाहिर है वो पानी के अंदर नहीं बनेगी। जो भी आइस बनेगी ना, उसने सरफेस पर ही आना है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। तो अगर एनॉर्मस बिहेवियर ना होता तो फिर ज़ाहिर है कि जो बर्फ बननी थी उसकी जो डेंसिटी, जब आपने 4 से 0 पर आना था तो उसकी जो डेंसिटी थी वो बढ़ जानी थी क्योंकि उसका वॉल्यूम कम हो जाना था। तो जब वॉल्यूम कम होना फिर आपकी जो बर्फ है वो पानी की सरफेस पे नहीं मिलनी थी, वो पानी के अंदर आपको मिलनी थी। क्लियर है? तो जब इवेपोरेशन के लिए आपको टेम्परेचर देने की, हीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बॉइलिंग के लिए आपको हीट देने की ज़रूरत होती है। As the temperature of the liquid is increased, the rate of evaporation also increases. इवेपोरेशन का मतलब है कि उसमें जो है ना ज़्यादा वो वेपर्स बनेंगे। और आप जानते हैं कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो भी क्या होता है, वो भी ज़्यादा होता है। A stage is reached when bubbles of vapor start forming in the body. पानी के अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाती हैं, which rise to the surface, वो फिर सरफेस पर आती हैं। और जब सरफेस पर आती हैं तो वो फिर एस्केप कर जाती हैं, यानी कि वो वेपर्स में बन के वो उड़ जाती हैं। A liquid boils at a temperature at which वो SVP का मतलब है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। SVP इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। तो ये एमसीक्यू आ सकता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो मतलब पॉइंट होता है जहां पर जो है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर वो एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। उस पॉइंट पर आपका जो लिक्विड है वो क्या हो जाना शुरू हो जाता है, वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो ये एमसीक्यू आ सकता है। और ये याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको हीट देना पड़ती है और इवेपोरेशन के लिए वो आपको हीट देने की जरूरत नहीं है। वो जस्ट टेम्परेचर वो डिपेंड करता है, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी इवेपोरेशन ज्यादा होगी। और इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना होता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होती हैं वो एस्केप आउट करती हैं, बाकी वो मॉलिक्यूल्स एस्केप नहीं करते। तो बॉइलिंग फास्ट प्रोसेस होती है। द बॉइलिंग चेंजेस ऑन मिक्सिंग इम्प्योरिटीज। तो बॉइलिंग पॉइंट को आप प्रेशर से भी वो चेंज कर सकते हैं। इम्प्योरिटीज मिलाकर भी आप किसी भी लिक्विड की जो बॉइलिंग पॉइंट उसको चेंज कर सकती हैं। अगर आप प्रेशर जो आप कहते हैं ना पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम या ज्यादा करते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है कि 1 एटीएम शर्त है पानी के 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट और 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। ड्यू पॉइंट क्या होता है, इट इज दैट डेफिनेशन इनको आपने पास देखना है, एट विच द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर इज जस्ट सफिशिएंट
टू सैचुरेट इट, कि आपने इतना उसके पास मैथ होना चाहिए कि वो इतने वेपर्स बना दे कि वो बिल्कुल सैचुरेट हो जाए। तो आपने वो पढ़ा भी था केमिस्ट्री में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि वो उसकी जो कैपेसिटी है वो जितनी होती है वो फुल हो जाए, तो उसको फिर आप बोलते हैं कि ये सैचुरेट हो गया। The temperature at which the actual vapor pressure becomes equal to the saturated vapor pressure. Humidity क्या होती है? Atmospheric air always contains some water vapor. क्योंकि ज़ाहिर है कि वेपर्स तो बनती रहनी है, क्योंकि टेम्परेचर आपके पास होगा सर्दियों में। और आपने ये भी सुना होगा कि जब आप महकमा मौसमियात की न्यूज़ सुनती हैं, तो साथ में ये भी बताते हैं कि हवा में नमी इतनी है, हवा में जो ह्यूमिडिटी है वो इतनी है। आज हवा की जो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है या कम है, ये सारी चीज़ें वो आपको नज़र आती हैं। तो ह्यूमिडिटी होती है एटमॉस्फेरिक एयर ऑलवेज कंटेन्स सम वाटर वेपर। The mass of water vapor per unit volume is called absolute humidity. कि mass of water vapor per unit volume, और relative क्या हो जाएगी? The ratio of the mass of water, water को हमने स्टैंडर्ड लेना है। ये जस्ट आपकी डेफिनेशन है, ये इंटरव्यू के पर्पज के लिए आपने याद करनी है और रिटन एग्जाम के लिए कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन में आपको पास चीजें बताई जाती है ये कैसा होता है, तो उसको फिर आप पढ़ लीजिएगा। और ये आप जानते हैं कि वेपर जो हवा में जो ह्यूमिडिटी है वो किस वजह से आती है? वो ज़ाहिर है कि वाटर वहाँ पे मौजूद होगा, तो वहाँ से वो उसके वेपर्स बनेंगे। अब ये वेपर जो है ना, वो आप जानते हैं कि जो प्लांट्स होती हैं वो भी स्टोमेटा के ज़रिए पानी को जो वेपर्स है वो खारिज करती हैं, वहाँ से भी ह्यूमिडिटी आ गई। फिर जो हमारा जो सारी बॉइलिंग वगैरह होती है, वहाँ से भी वेपर्स आ गए। और वैसे जो नेचुरल जो प्रोसेस होता है इवेपोरेशन का, वो भी, ये सारे डिफरेंट जो फैक्टर्स होते हैं ये ह्यूमिडिटी को सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपने ह्यूमिडिटी का लेवल चेक करना है ना, तो आप उसका जो पर यूनिट मास है ना वाटर वेपर्स का, वो आप देखेंगे। अगर वाटर वेपर्स का पर यूनिट मास ज्यादा है तो इसका मतलब है उसके वेपर्स ज्यादा है। अगर पर यूनिट मास वो वेपर का कम है तो इसका मतलब है कि वाटर वेपर्स कम बन रहे हैं। और ये फार्मूला रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग, जैसे मैं आपको बता रहा था कि प्रेशर को चेंज करने से आपका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका चेंज हो सकता है। फॉर दो सब्सटेंसेस विद कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग, द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद प्रेशर। आप यहाँ पर पता नहीं, यहाँ पर सेंटेंस गलत लिखा हुआ, दो सब्सटेंसेस विच होना चाहिए था, विच कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग, कि जो मेल्ट करने पे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। मेल्ट कब होगा? जब टेम्परेचर बढ़ाती हैं। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, आगे उन्हें फिर वाटर दी है और रबर दी है, ये दो एग्जांपल है सब्सटेंसेस की। द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद प्रेशर, ये रूल है कि, रूल क्या वैसे कि जब आपने टेम्परेचर बढ़ाना है तो एक्सपेंशन होती है, लेकिन ये जो दो सब्सटेंस है वाटर और रबर, इनका टेम्परेचर बढ़ाने से ये मेल्ट हो जाती हैं, तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ऐसे सब्सटेंस है जो टेम्परेचर बढ़ाने से कॉन्ट्रैक्ट हों, उनका मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर के साथ डिक्रीज करता है। द रीजन इज द प्रेशर हेल्प श्रिंकिंग एंड हैंस मेल्टिंग। प्रेशर का काम क्या होता है कि वो जो भी आपके होती हैं एटम्स, उनके दरमियान जो फासला है उसको कम करना। तो जब फासला कम होगा तो जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो फिर जब उनका प्रेशर आपने कम कर दिया, तो बॉन्ड आपने क्या कर दिया, उनका बॉन्ड आपने स्ट्रॉन्ग कर दी है। तो जब बॉन्ड आपने स्ट्रॉन्ग कर दी है तो वो फिर मेल्ट नहीं होंगे। जितना प्रेशर आप बढ़ाएंगे उतना उसका जो मेल्टिंग पॉइंट वो कम हो जाएगा। एंड इंक्रीज ऑफ प्रेशर अपोजेस द मेल्टिंग, जैसे मैं आपको बता रहा था कि वो अपोज करेगा मेल्टिंग को, क्योंकि कोहेसिव फोर्स बढ़ गई हैं
फोर्स और अट्रैक्शन बढ़ गई हैं, तो वो क्या करेंगी, वो आपका वो एटम जो है फासले को वो कर देंगी, कम कर देंगी। तो जो बॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगी, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो एज अ रिजल्ट उसको मेल्ट करना वो मुश्किल हो जाएगा। वेरिएशन ऑफ लेटेंट हीट विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेटेंट हीट आपने वो लेक्चर आपने देख लेना है, तो उसमें हमने डिटेल से जिसमें डिस्कशन की थी। तो ये वेरीज विद टेम्परेचर एंड हेंस प्रेशर, बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द प्रेशर। तो ये दोनों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर भी और प्रेशर पर भी। टेम्परेचर जो प्रेशर वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इस वजह से जो फिर आपकी जो है लेटेंट हीट, क्योंकि ये प्रेशर पे डिपेंड करती है, और प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो लिहाजा लेटेंट हीट आपकी किस पे डिपेंड करेगी, वो है टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगी। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। सर सब्लिमेशन कैसे यानी करेक्ट है, जो सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाती है, वो कैसे होता है? देखिए यहाँ पे हमने सब्लिमेशन की जो डेफिनेशन थी वो हमने देखी थी। उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि ये अलग किस्म के मटेरियल होती हैं। यहाँ ये सब्लिमेशन टेक्स प्लेस व्हेन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन द मेल्टिंग पॉइंट। वैसे तो हमने पानी का देखा है कि मेल्टिंग पॉइंट उसका वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो उसका बॉइलिंग पॉइंट वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जब आप उसको करेंगे, गर्म करेंगे, पहले वो सॉलिड था, फिर वो क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लिक्विड के बाद उसने फिर जाना वेपर फॉर्म में। तो चूंकि पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो पहले आता है, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बाद में आता है, तो लिहाजा पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में से गुजर के ही वो वेपर फॉर्म तक या गैसियस फॉर्म तक पहुंच सकती है। तो ये मुमकिन नहीं है कि जो सॉलिड वाटर है वो डायरेक्ट वहां पर चला जाए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले आता है और मेल्टिंग पॉइंट बाद में आता है। तो आप एक चीज को बॉइल कर रहे हैं, इज अ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर। या दोनों तरह से कर लें कि बॉइल कर रहे हैं, तो आपने उसका टेम्परेचर क्या करना है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट आता है, बॉइलिंग पॉइंट उसका कम है, और उसका जो दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा है। तो अगर आपने उसको गैसियस फॉर्म में उसको करना है कन्वर्ट सॉलिड में, तो फिर आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा और बॉइलिंग पॉइंट कम। अगर आपने सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना है या वेपर्स में कन्वर्ट करना है, तो फिर क्या होगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो यहाँ से आपको पीछे आना पड़ेगा, उसके टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। क्लियर है? ये नेचर ऑफ द बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से वो जो मटेरियल है, वो जो सब्सटेंस है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट वो कम है और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट वो ज्यादा है, क्योंकि ये केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेट करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज वो एटम्स की अरेंजमेंट, बॉन्डिंग, उन पे वो चीजों पे डिपेंड करता है। क्लियर है? तो जो लेटेंट हीट है जिस भी बताएं। क्लियर है? सर यहाँ पे तो क्लियर है सर। ये हो सकता है कि हर सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो, या नहीं नहीं, हार नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनकी जो इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, हर एक नहीं कर सकता। कोई चंद होते हैं? हाँ जी। और वो चांद क्यों होती हैं, वो चांद इस वजह से होती हैं क्योंकि उनके अंदर जो बॉन्डिंग है
वो डिफरेंट टाइप की है, उनकी नेचर डिफरेंट है। इस वजह से पानी इस तरह कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि पानी जो है वो 0 पे वो मेल्ट होता है, फिर आगे उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो फिर जाकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में जाकर बॉयल होगा। तो पानी को सॉलिड है उसको फिर लिक्विड फेज में आपको जाना ही पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली इस वजह से आ जाती है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आ जाता है। तो यहाँ पर आप टेम्परेचर बढ़ाते नहीं है, टेम्परेचर कम करते हैं। तो जब आप टेम्परेचर कम करेंगे तो आपको बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा। हबीब जान वो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, तो वहाँ पर लेटेंट हीट पर मैंने पूरा लेक्चर हमारा हुआ है 40 मिनट्स का, तो इसकी आप मैं दोबारा नहीं बता सकता क्योंकि आज मैं दिल है चैप्टर को खत्म करने का। तो वो कह रहा है कि आप देखिए एग्जांपल दिया कि पानी जो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल करता है और उसकी जो लेटेंट हीट है वो 2259 जूल पर ग्राम है। तो जब आपने उसका प्रेशर कम कर दिया, ये सिचुएशन किस पे है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो स्टैंडर्ड प्रेशर है। जब आपने प्रेशर कम कर दिया तो अब क्या हुआ, अब उसका जो जब प्रेशर कम किया तो एटम्स के में जो फासला है वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो बॉयल्स करने का मतलब क्या होता है, एटम्स के में फासला ज्यादा करना कि कम करना, बताएं। ज्यादा करना। तो चूंकि जब आपने प्रेशर कम कर दिया तो आपने प्रेशर कम करने से एटम्स में फासला कम कर दिया, तो अब आपको जो हीट आपने देनी है वो आपको इतनी नहीं देनी पड़ेगी कि वो आपको, तो वो मतलब आप जितनी पहले रिक्वायर्ड उससे कम हीट देंगे तो फिर भी एटम्स का जो फासला जितना आपको रिक्वायर्ड है वो कम हो जाएगा। तो यही वजह है कि जब आप प्रेशर कम करते हैं तो आपने एक काम ऑलरेडी कर दिया, एटम्स का जो फासला वो ज्यादा कर दिया, तो फिर आप उसको बॉईल करेंगे, हीट करेंगे तो वो फासला और ज्यादा हो जाएगा। जब फासला और ज्यादा होगा तो फिर एक वक्त आएगा कि वो जल्दी जो है ना उसमें एक जैसी टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा वो फासला बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जब फासला बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो फिर किस में चला जाता है, वो वेपराइज हो जाता है, यानी कि वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सब्लिमेशन अर्थ पे पॉसिबल है, होती है। और फ्रोस्ट का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन सब्लिमेशन होती है, ठीक है। यहाँ नहीं, यहाँ पर भी लिखा फॉर्मेशन ऑफ स्नो बाय फ्रीजिंग ऑफ क्लाउड्स, कि क्लाउड्स को आप फ्रीज करके आप वो बर्फबारी जनरेट कर सकते हैं, यानी कि ज़ाहिर है ये इतना कॉमन नहीं है, आपको बड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन पॉसिबल है। सप्लीमेशन तो वैसी होती है लेबोरेटरीज में होती है, क्योंकि वो आपको सब्सटेंस आप डील करते हैं तो वो सप्लीमेशन आपको देते हैं। लेकिन ये जो हॉर फ्रॉस्ट है तो ये फिर इस पर आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने क्लाउड्स को फ्रीज करना, उनका टेम्परेचर कम करना है। तो ज़ाहिर जब क्लाउड्स का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि जो बारिश आती है तो इस वजह से आती है क्योंकि जो वेपर्स बनती हैं वो बड़े हो जाती हैं। तो जब वो पानी के जो वेपर्स वो बड़े हो जाते हैं तो उनका साइज बड़ा हो जाता है, तो वो फिर नीचे ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनका जो वजन है वो बढ़ गया है। तो इस वजह से उसको फिर हम बारिश कहती हैं। तो अगर आपने उनका जो क्लाउड वहाँ पर टेम्परेचर कम कर दिया बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स है, यानी कि आपने कोई केमिकल डाल सकते हैं वहाँ पर, उसका टेम्परेचर कम कर सकते हैं, केमिकल्स के जरिए हो सकता है। तो आपने केमिकल्स वहां पर उसको स्प्रे कर दिया हेलीकॉप्टर के जरिए या किसी और चीज के जरिए, तो उसका टेम्परेचर आपने कम कर दिया। अब जो बादलों के अंदर जो वाटर वेपर्स थे वो क्या हो जाना शुरू हो जाएंगे, वो फ्रीज हो जाएंगे क्योंकि उनका टेम्परेचर आपने कम कर दिया है। तो जब वो बड़े हो जाएंगे वो बर्फ के गोले, तो वो नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। तो यही वजह है कि जो होती है स्नोइंग वो इस वजह से होती है क्योंकि उस जगह के जो टेम्परेचर वो बहुत हद तक कम हो चुका होता है। तो जिस तरह पर जो बारिश का कतरा है, पानी का कतरा, जब उसका साइज बड़ा होता है तो वो फिर नीचे गिरना शुरू हो जाती है, जिसको हम बारिश कहती हैं। इसी तरह कि वो जो बर्फ का टुकड़ा होगा जब उसका साइज बड़ा होगा तो वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? और ये वाला भी क्लियर है कि किस तरह उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता है विद डिक्रीज ऑफ द प्रेशर। और आप देखिए जो लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट इसकी है 2310,
एक चीज कम हुई है और दूसरी से बढ़ गई है, कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हुआ है, तो उसकी जो लेटेंट हीट है वो बढ़ गई है। अब लेटेंट हीट का मतलब क्या है कि लेटेंट हीट का मतलब है आपने फेज को चेंज करना है। तो फेज को चेंज करने के लिए यानी कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए आपको फिर यहाँ पर जो हीट है वो थोड़ी सी ज्यादा देनी पड़ेगी। क्लियर है? जी सर। The figure shows a substance which contract on melting, which to expand। तो ये तीन चीज हमें बताती है, तीन कर्व हमें देती है। Sublimation curve which connect point, vaporization curve, तो ये तीनों कर्व ये एमसीक्यू आ सकता है कि जो पीटी की जो ग्राफ की जो कर्व है वो किस पॉइंट पर वो मिलती हैं। इसकी तीन कर्व्स होती हैं, वो ट्रिपल पॉइंट पे जाकर मिल जाती हैं। इट इज दैट यूनिक टेम्परेचर प्रेशर पॉइंट फॉर अ सब्सटेंस एट व्हिच ऑल थ्री फेजेस कोएग्जिस्ट। तो ये वो टेम्परेचर प्रेशर की आपने एडजस्टमेंट करनी है कि जो तीनों फॉर्म्स हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस, ये तीनों कोएग्जिस्ट करें विद इक्विलिब्रियम। ये ना हो कि एक फॉर्म ज्यादा है दूसरी कम है, नहीं। जितनी सॉलिड की फॉर्म है उतनी लिक्विड की फॉर्म भी हो, उतनी वो गैसियस या वेपर फॉर्म भी हो। तो ये आपने इस तरह वो आपने अभी देखा कि जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है ये आप टेम्परेचर के साथ और प्रेशर के साथ और इम्प्योरिटीज के साथ ये आप चेंज कर सकती हैं। तो इसी तरह एक ऐसा टेम्परेचर आपको मिलेगा, प्रेशर टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू पे मिलेगा जहाँ पर जो तीनों फॉर्म्स है वो को एग्जिस्ट करती हैं। Freezing mixture salt is added to the ice, then the temperature of mixture drops down to less than 0 डिग्री। तो यानी कि वो जो बर्फ है वो और अच्छी बनेगी। उसका जो अब देखें उसका बॉइलिंग जो है ना मेल्टिंग पॉइंट वो डिक्रीज हो जाएगा, 0 से नीचे आ जाएगा। दिस इज सो बिकॉज सम आइस मेल्ट डाउन टू कूल द साल्ट टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एज अ रिजल्ट साल्ट गेट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर। वो कह रहे हैं कि जब आप जो साल्ट है उसको आप डालती हैं तो जो आपका जो है जो भी मतलब मिक्सचर है या लिक्विड इसके अंदर आपने साल्ट डाला है उसका जो टेम्परेचर वो 0 डिग्री से नीचे आ जाएगा। कैसे? अगर आप जो साल्ट है वो आइस में डालती हैं तो दिस इज सो बिकॉज सम आइस मेल्ट, कुछ आइस पहले मेल्ट हुई तो मेल्ट डाउन टू कूल द साल्ट टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कह रहे हैं कि कुछ आइस क्या हो जाएगी, कुछ आइस वो मेल्ट हो जाएगी। और वो मेल्ट क्यों होगी? ताकि साल्ट वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर उसका ले आए। पहली बात ये है कि आपने साल्ट को ऐड किया, तो जब साल्ट को ऐड किया तो जाहिर है कि जो साल्ट का जो टेम्परेचर है वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाना है। तो किस तरह लाएगा कि वो आइस मेल्ट होगी, मेल्ट होने से जो साल्ट का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो ले आएगा। क्योंकि जाहिर है कि वो ठंडा वो पानी जो बनेगा वो ठंडा होगा, उसके साथ टच करेगा तो उसका जो टेम्परेचर उसको नीचे ले आएगा। एज अ रिजल्ट salt gets dissolved in water formed and saturated solution of salt is obtained। यानी कि जैसे जैसे वो बनता जाएगा आइस मेल्ट होती जाएगी, उसके अंदर जो साल्ट है वो डिसॉल्व होता जाएगा। जब डिसॉल्व होगा तो उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाएगा। तो एक वक्त आएगा जब वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है कि आपने जो सोल्यूशन जितनी उसकी कैपेसिटी थी डिसॉल्व करने की वो पूरी हो चुकी है। अब वो मजीद जो सॉल्ट है या कोई चीज है वो अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करेगा, उसको आप कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन है। याद रखिएगा हर एक लिक्विड की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है किसी भी चीज को डिसॉल्व करने की। और अगेन ये डिपेंड करता है कि उसके टेम्परेचर पे वो डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो जब आप डिसॉल्व होने का जो अगर आप माइक्रोस्कोपिकली जायजा लें तो उसका मतलब ये होता है कि एक एटम दूसरे एटम में उनके मतलब जो बॉन्ड है वो आपस में मिक्स अप हो गई हैं।
या एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को घेर लिया है, इसको हम कहते हैं डिसॉल्व करना। तो जब उसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो तब हम बोलेंगे ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। एज तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, बट द आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ प्योर वाटर। अब वाटर क्योंकि इम्प्योर हो गया है, तो प्योर वाटर का तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन अब चूंकि ये जो पानी है उसमें अंदर आइस भी आ गई है, उसके अंदर सॉरी साल्ट भी आ गया है। साल्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, या तो वाटर मॉलिक्यूल साल्ट के मॉलिक्यूल्स को घेर देगा या वो आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे। तो अब वो प्योर वाटर नहीं रह गया। तो जब प्योर वाटर नहीं रह गया तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो अब डिफरेंट हो गई है, क्योंकि अब उसकी स्ट्रक्चर में साल्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वो भी ऐड हो गई हैं, बॉन्डिंग अब थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। तो इस वजह से उसका जो फिर जो है फ्रीजिंग पॉइंट वो चेंज हो जाएगा। तो जब आप साल्ट को ऐड करते हैं उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट वो कम हो जाता है। तो एक तो साल्ट उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर अब जो नेचर ऑफ द बॉन्डिंग है वो चेंज हो गई है इस वजह से। So ice cannot be in the solid state with the salt solution at 0 degree centigrade. The ice which is in contact with the solution starts melting and it absorbs the required latent heat from the mixture, so temperature of the mixture falls down. तो ये मैंने आपको बातें बता दी हैं डिफरेंट वे से। यहाँ पे इंग्लिश थोड़ी सी मुश्किल लिखी हुई है, कंसेप्ट मैंने आपको बता दी है। वो कह रहा है कि so ice cannot be in the solid state with the salt solution at 0 degree centigrade. कि अब जो आइस है वो साल्ट सोल्यूशन के साथ वो नहीं रह सकती 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्यों? द आइस विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द सोल्यूशन। दो चीजें हो रही है ना, कि बर्फ पिघल रही है और वो जो पानी बना है उसमें साल्ट ऐड हो रहा है, तो साल्ट ऐड होकर वो क्या बन जाएगा, साल्टी सोल्यूशन बन जाएगा। दो चीजें हो रही हैं, बर्फ का पिघलना और साल्टी सोल्यूशन का बनना। अब जो साल्टी सोल्यूशन बन गया है वो सैचुरेटेड हो गया है। सैचुरेटेड होने का मतलब है कि उसकी कैपेसिटी फुल हो गई है, अब उसके अंदर मजीद सॉल्ट ने डिसॉल्व नहीं होना, लेकिन जो बर्फ है वो मेल्ट हो रही है। तो वो कह रही है कि जब वो बर्फ जो कांटेक्ट में होगी साल्ट सोल्यूशन के साथ, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं रहेगा। क्यों? The ice which is in contact with the solution starts melting and it absorbs the required latent heat from the mixture. अब चूंकि जो मिक्सचर है साल्ट सोल्यूशन है वो मजीद साल्ट अब अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करेगा, तो जो कांटेक्ट में होगी तो वो क्या करना शुरू करे, वो मेल्ट करना शुरू कर देगी और वो एब्सॉर्ब हीट करेगी फ्रॉम द मिक्सचर। तो जब मिक्सचर से हीट को एब्सॉर्ब कर लेगी तो मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो फॉल कर जाएगा, वो ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। Joules heating and mechanical work. When heat is converted into mechanical work of mechanical, वो कह रहा है कि जब आप कोई काम करती हैं तो आपका जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, या हीट है वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो सकता है। मैकेनिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो सकती है या हीट मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, दोनों काम हो सकती हैं। This is Joule's law and is J is called mechanical equivalent of heat. MCQ आ सकती है ये लाइन। For W is equal to JQ, if JQ is equal to 1, Q मतलब यहाँ पर heat है, then J is equal to W. Hence amount of work done necessary to produce unit amount of heat is defined as mechanical energy equivalent of heat. क्योंकि वो कह रहे कि अगर आपने यूनिट हीट या 1 कैलोरी कह लें 1 जूल कह लें, 1 जूल अगर आपने हीट प्रोड्यूस करनी है तो 1 जूल हीट प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि उसने यूनिट अमाउंट लिखा है ना, तो मैं आपको जिस आसान बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूनिट यूज कर देता हूँ और वो यूनिट मैं यूज कर रहा हूँ जूल।
1 जूल वो कुछ भी यूनिट हो सकता है, 1 कैलोरी हो सकता है, 1 जूल हो सकता है, कुछ भी, क्योंकि उसने यहाँ पर जनरल लिखा हुआ है कि यूनिट अमाउंट ऑफ हीट है। तो वो मैं उसको ले रहा हूँ 1 जूल। अगर आपने 1 जूल हीट आप किस तरह प्रोड्यूस कर सकती हैं? द अमाउंट ऑफ वर्क डन नेसेसरी टू प्रोड्यूस, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो 1 जूल ऑफ हीट को प्रोड्यूस करता है, उसको आप क्या कहते हैं? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ द हीट। कि वो हीट का और मैकेनिकल दोनों सेम चीजें होती हैं, हीट का इक्विवेलेंट बन जाता है दोनों। क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि मैकेनिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर सकती है, हीट को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है। क्लियर है? जी सर। J is neither a constant nor a physical quantity, rather it is a conversion factor which used to convert joule or urge into calorie or kilo। वैसे आप क्या करती हैं? कांस्टेंट यूज करती हैं, लेकिन जूल्स लॉ में जो J यूज हो रहा है ये कोई कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ये क्या है? जस्ट कन्वर्जन फैक्टर है कि आपने क्या करना है, जो वर्क है, वर्क इन जूल या वर्क इन अर्ज, उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है? कैलोरी में या किलो कैलोरी में, एंड वाइस वर्सा। कि कैलोरी को आप अर्ज में कन्वर्ट कर सकती हैं या किलो कैलोरी को जूल में या जूल को कैलोरी में, वो आपकी मर्जी है। तो ये कन्वर्जन फैक्टर है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 4.2 जूल पर कैलोरी। अगर आपने अर्ज पर कैलोरी में करना है तो फिर ये वैल्यू यूज करेंगे। याद रखिएगा ये कोई कांस्टेंट नहीं है, अगर किलो कैलोरी में करना है तो फिर ये वाली वैल्यू आपने यूज करनी है, यानी कि इससे आपने मल्टीप्लाई कर देना जो भी आपकी हीट की वैल्यू होगी, तो आपके जो वर्क है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपने क्यू को कन्वर्ट करना है तो फिर वो जो जे वहां पर जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर वर्क को करना है फिर जे क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। When water in a stream falls from a height h, then its potential energy is converted into, क्योंकि हाइट से ड्रॉप हो रहा है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो कन्वर्ट होती है इनटू काइनेटिक एनर्जी। एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेस स्लाइटली। क्यों वाटर है वो स्लाइड करता है? क्योंकि वो वर्क परफॉर्म कर रहा होता है, थोड़ा सा वर्क परफॉर्म कर रहा होता है, क्योंकि ऊपर हाइट से आ रहा है। तो जाहिर है कि जब ऊपर से हाइट से आएगा तो जो हवा की जो रेजिस्टेंस है उसके अगेंस्ट थोड़ा सा वर्क डन करना पड़ेगा। कितना वर्क डन करना पड़ेगा? W is equal to JQ। तो इतना उसको वर्क डन करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी जो हीट है वो प्रोड्यूस होती है, क्योंकि उसने जो एयर रेजिस्टेंस उसके अगेंस्ट वो वर्क करके जमीन तक वो पहुंचेगा। और कितना टेम्परेचर राइज होगा ये आप यहाँ फार्मूले से मालूम कर सकती हैं। तो नेक्स्ट क्लास आपकी 9:40 पे होगी। लेक्चर एंड होने वाला है, तो नेक्स्ट क्लास आपकी 9:40